अब देखिएगा, अगर समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना है ना, तो देखो पहले इसका एक विधिवत पहले इसके बारे में टिप्पणी देखते हैं समतल दर्पण के बारे में। जैसे हम लोग गोले में क्या करते हैं, जैसे ये अवतल दर्पण होता है अपना, कौन सा दर्पण, अवतल। तो अवतल दर्पण में आप करते क्या हो, इसको ऐसे आगे बढ़ाते हो तो इसका एक केंद्र मिल जाता है ना, इसका एक क्या मिल जाता है, केंद्र, है ना, जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। दूसरी चीज, अगर उत्तल दर्पण बना दें और इसे भी ऐसे आगे बढ़ा दें तो इसका भी एक वक्रता केंद्र मिल जाता है, जो कि निश्चित होता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र निश्चित होता है, इस बात को दिमाग में बैठा लो। लेकिन अगर हम समतल दर्पण की बात करें, इस तरीके से अगर हम समतल दर्पण बना दें और कह दें कि इसका वक्रता केंद्र कहाँ पर है, तो मैंने कहा था अनंत पर होगा। रीजन क्या है जरा ध्यान देना। अगर आप इसे ऐसे बढ़ाओगे, ये भी ऐसे बढ़ाओगे, तो ये जाके कहाँ मिलेगा। जैसे एक रमेश थे, एक दिनेश। रमेश बाबू थे और दिनेश बेटवा। रमेश खत्म हो गए, 2 घंटे बाद दिनेशो खत्म हो गए। दोनों कहाँ गए, अनंत पे, गॉड के पास। लोग बोलते हैं ऐसा, दोनों गॉड के पास यानी अनंत पर मिलेंगे। यानी मरी हुई जो शरीर होती है एक आत्मा बन जाती है। ये आत्मा तभी मिलेगी जब दोनों मर जाएंगे। भाई एक जिंदा है, एक आदमी क्या है, मरा है। तो एक मर गया तो उसकी आत्मा ऊपर, अब दूसर का अगर मर जाएगी तो उसकी भी आत्मा यानी अनंत पर दोनों मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ऐसे ही जब इसको मैंने बढ़ाया, इसको बढ़ाया, तो इसकी मुलाकात यहाँ पे नहीं हुई, तो कहाँ हो जाएगी बच्चे, अनंत। तो जहाँ पर होगी ना वहीं पे मिलेगा हमें वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र कहाँ मिलेगा, अनंत पर। तिवारी जी इधर देखो बेटा, ये देखो मैंने कहा था अवतल दर्पण का ऊपर आधा छोड़ दो, नीचे आधा छोड़ दो, तो यहाँ ध्रुव मिलेगा। और ध्रुव को P से बेस करते हैं। अगर ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला दोगे तो मुख्य अक्ष का निर्माण हो जाता है। ऐसे यहाँ पर भी ध्रुव बनेगा, इसको मिला दोगे तो मुख्य अक्ष का निर्माण हो जाता है। तो इसमें भी कुछ इस तरीके से मुख्य अक्ष बनेगा, क्या बनेगा, और यहाँ पर क्या होगा, ध्रुव होगा। अब जरा ध्यान देना बच्चे, ए लड़के, मैंने कहा कि ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, रेखा मिलाया मुख्य अक्ष बना। ये वक्रता केंद्र कहाँ पर है, अनंत पर है। क्लियर है। अब मैंने कहा कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे यहां देखो, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। इसे भी कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। यहां देखो, आ जाओ, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं और इसे भी कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात, ये जो है वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र अनंत पर है, इसलिए इसकी दूसरी चीज देखो, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में फोकस है, तो क्या फोकस भी अनंत पर होगा क्या? अगर वक्रता केंद्र अनंत पर है
तो क्या फोकस अनंत पर होगा क्या? ध्यान देना, अनंत और वक्रता ध्रुव और अनंत के बीच में है, तो बीच में मतलब ये भी कहाँ है? बीच माने ना इतना दूर है ये कि मध्य का पता लगाओगे तो भी ये कहाँ जाएगा? यह बहुत दूर रहेगा। तो इसको भी हम कहाँ मानते हैं? ये फोकस भी कहाँ होता है? अनंत पर। इज दैट क्लियर? ध्यान देना तान्या जी। अब देखिए, मैंने कहा कि फोकस ध्यान देना, ध्रुव तथा मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को भी फोकस दूरी कहते हैं। इसे भी स्मॉल, जितनी दूरी P से F की होती है उतनी ही दूरी F से C की होती है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? आगे देखो, यहां से लेकर यहां तक की भी दूरी F और यहां से लेकर यहां तक की भी दूरी F। और मैंने एक चीज और आपको बताया ऑलरेडी कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब जरा ध्यान देना बच्चे कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। अच्छा, ये जरा बता दो कि ये वक्रता केंद्र कहाँ पर है? तो यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? अनंत होगी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बेटा बता दो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो आप बता दोगे अनंत। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखती रहो। अब देखो, यहां से लेकर यहां तक की फोकस दूरी होती है और यहां से लेकर यहां तक की भी दूरी फोकस दूरी। तो ये फोकस कहां पर है? फोकसवा है अनंत पर, इसलिए बेटा फोकस दूरियों कहाँ हो जाएगी? अनंत पर। तो समतल दर्पण की, ध्यान देना, ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, फोकस दूरी अनंत होती है, वक्रता केंद्र अनंत पर स्थित होता है। कहां पर? दूसरी चीज जरा ध्यान देना बच्चों, ये बना रहे हैं हम समतल दर्पण। क्या बना रहे हैं? समतल दर्पण। यहां पर एक आदमी को रख दिया, ये हो गया आदमी। इसका चित्र दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। देखो, आभासी बन रहा है कि नहीं? आभासी मतलब डाट डाट रेखा से जब बना दो, याद रखना आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? जब सीधा, ध्यान देना, जब सीधा वस्तु रहे और प्रतिबिंब भी कैसा बने? सीधा। जैसे आप दर्पण में शक्ल देखते हो ना, रोज सुबह शाम दोपहर 3 बार देखते हो, तो सीधा बनता है कि उल्टा चित्र? सीधा बनता है कि उल्टा? ऐसे देखते हो तो सीधा दिखाई पड़ता है, मूड़ी की घूम जाती है? सीधा दिखाई देता है ना। ये कह रहे उल्टा उठाए के फेंका देंगे हम, बुद्धि काम करती नहीं है। ध्यान देना, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जो उसमें कैसा चित्र बनेगा? सीधा। ये देखो समतल दर्पण है, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। समतल दर्पण में जैसे दर्पण इतना दूर लिए रहोगे, ऐसा लगेगा कि हमारा जो ये चित्र है उतना ही दूर पीछे बन रहा है। लगता है कि नहीं? आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हो,
आप जितने बड़े होते हो उतना ही बड़ा दिखता है क्या? क्या बात करते हो? ऐसा लगता है क्या कभी कि हम जितना बड़ा हैं छोट दिखता है हमारा चित्र? ऐसा लगेगा कि जैसे हियां है वैसे दर्पण के अंदर हैं। ऐसा लगेगा कि जितना हम दर्पण से दूर हैं उतना ही दर्पण के पीछे हैं, ऐसा लगता है। ऐसा लगेगा कि जैसे जितनी ऊंचाई हकीकत में है उतनी ऊंचाई दर्पणवा के अंदर है, लगेगा। वही कल्लू हियां है, वही कल्लू दर्पण में है, ऐसा लगेगा तिवारी जी, ऐसे ही लगेगा सोनी जी, ऐसे लगेगा पांडे जी, XYZ क्षत्रज्ञ जो भी हो। तो कहने का मतलब ये है कि सेम टू सेम लगता है ना, जो सेम टू सेम लगे वो सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा बनाएगा? कैसा बनाएगा? देखो ये आपका प्रतिबिंब है, सॉरी वस्तु है। क्या है? वस्तु का दूसरा नाम क्या होता है? बिंब। ये क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब का दूसरा नाम चित्र। ध्यान देना बच्चे, जितनी ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई को ओ से, वस्तु की ऊंचाई को किससे? और प्रतिबिंब की ऊंचाई को आई से। अगर आपसे कोई पूछ ले बेटा ये बता दो वस्तु की ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप बता देना ओ से। प्रतिबिंब की ऊंचाई को आई से। दूसरी चीज मैंने कहा, अगर आप दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर हैं तो आपका चित्र दर्पण के पीछे 1 ही मीटर दूरी पर दिखता हुआ प्रतीत होता है। दिखता हुआ कि ना? तो जितनी, ध्यान देना, ये दर्पण है, दर्पण से यहां मान लेते हैं x दूरी पर ये वस्तु स्थित है। कितनी दूरी पर? तो दर्पण के पीछे इसका जो चित्र बनेगा वो x दूरी पर बनेगा ना? बनेगा कि नहीं? दर्पण, समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा कांच का समतल, अवतल, उत्तल, पारदर्शी पृष्ठ जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलाई करके उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पिंड कर दिया जाता है तो इसका दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है। इस प्रकार के बने वस्तु को दर्पण कहते हैं। ये मैंने लिखवाया है ना, खूब बढ़िया से समझा भी दिया, याद रखना। देखो समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु स्थित होता है उतना ही दूरी पर ये वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जितनी ऊंचाई वस्तु की होती है उतनी ही ऊंचाई प्रतिबिंब की होती है। अच्छा एक चीज और, इसमें पार्श्व परिवर्तन की घटना घटती है। कौन सी घटना? पार्श्व। जैसे आप दर्पण में, ध्यान देना, जब ये दर्पण है ना, मान लो, माना ये क्या है, जब आप ऐसे खड़े होगे तो उसमें चित्र कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा ना। अब देखो समझना, जब हम पार्श्व माने भुजा, परिवर्तन माने बदलना। पार्श्व परिवर्तन की परिभाषा हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान देना। पार्श्व परिवर्तन क्या है? पार्श्व माने भुजा, अब परिवर्तन माने बदलना। यानी भुजाओं का क्या होता है? बदलाव हो जाता है। कब? जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तब। ध्यान देना, ये दर्पण है, हम ऐसे खड़े हो गए। जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण में हमारा चित्र बन जाता है। इस चित्र को ध्यान देना, तो दर्पण में हमारा चित्र बन जाएगा। अब जब दर्पण के सामने खड़े होंगे तो हमारी बाईं भुजा दाईं ओर तथा दाईं भुजा बाईं ओर हो जाएगी। ऐसे खड़े हो, चित्र कैसे बनेगा? अभी देखो ऐसे थे, ये दाहिनी वाली भुजा है
और ये बाईं वाली। अब इसमें जब चित्र बनेगा ऐसे बनेगा, तो ये दहिना वाला पलट के किधर चला गया? चित्रवा ऐसे बनेगा ना, हम ऐसे छप जाएंगे इसी में। यहां ऐसे थे, अब समझ लो कि मेरा चित्र यहां बना है, तो ये दहिना किधर पहुंच जाएगा? बाएं। अब बायां वाला, तो भुजाओं में परिवर्तन हुआ कि नहीं? तो जब हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारी बाईं भुजा दाईं ओर तथा दाईं भुजा बाईं ओर दिखती हुई प्रतीत होती है। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। मतलब समतल दर्पण में कौन सी घटना घटती है? पार्श्व परिवर्तन, भुजाओं को बदल देती है। ऐसे खड़ा हुआ, ये भुजा दाईं और ये भुजा, और चित्रवा कैसे दिखाई पड़ रहा है? ऐसे। तो ये दाहिने वाली किधर पहुंच गई? बाईं। और बाईं वाली चित्र ऐसे छापेगा, तो बताओ भुजाओं में परिवर्तन हुआ कि नहीं? इसी घटना को क्या कहेंगे? पार्श्व परिवर्तन। अब अंग्रेजी के वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। बच्चों ध्यान देना, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर में 11 अक्षर का, ध्यान देना, 11 अक्षर का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता, लेकिन बाकी का परिवर्तन हो जाता है। बहरहाल पार्श्व परिवर्तन जान गए ना क्या होता है? अभी आगे बताएंगे। वाह मिक्सी आउट भी ये कहाँ से आया, अलग से पार्श्व परिवर्तन की डेफिनेशन लिखाएंगे। अभी हम समतल दर्पण में कुछ गुण दिखा रहे हैं, ध्यान देना। समतल दर्पण में कुछ गुण दिखा रहे हैं। इसके अंतर्गत अगर आपसे कोई पूछ ले कि समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है तो बता देना हाँ, ठीक। ध्यान देना आप। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है बेटा? कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। जब सीधा बने ना तो आभासी। जब तुम शकल देखो दर्पण में तो समझ लेना कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। अवतल दर्पण में आभासी भी बनता है, वास्तविक। इसमें आभासी भी बनेगा, वास्तविक भी बनेगा। इसमें केवल आभासी, इसमें भी केवल आभासी, यानी समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी मतलब जब इनके सामने खड़े होगे तो प्रतिबिंब सीधा सीधा दिखाई पड़ेगा, वस्तु भी सीधा, प्रतिबिंब भी सीधा। इसके सामने खड़े होगे तो ये मतलब उलट जाएगा, वस्तु सीधा तो प्रतिबिंब उल्टा। इसमें ना दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, उल्टे भी बनते हैं और सीधे भी बनते हैं। अनंत से लेकर फोकस तक सीधा बनेगा, लेकिन फोकस और ध्रुव के बीच में रख दोगे उल्टा। ये कैसे बनेगा ये आगे विधिवत हम बताएंगे, है ना। इसके बारे में विशेष चर्चा होगी। बहरहाल पहले इसे देखते हैं। तो इसमें कैसे प्रतिबिंब बनता है बेटा? आभासी प्रतिबिंब। इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। कोई दिक्कत? फिर देखिए, इसमें अभी मैंने बताया पार्श्व परिवर्तन की घटना घटती है। कौन सी घटना? पार्श्व परिवर्तन की घटना। इसमें मैंने बताया वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब के ऊंचाई के बराबर होता है। तो यहां लिखेंगे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को काहे से? ओ से बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को आई से,
तो वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। आगे देखिए, अब ना देखिए, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। मतलब यहाँ से लेकर जितनी दूरी वस्तु की है उतनी ही दूरी यहाँ से लेकर प्रतिबिंब की है। तो यहाँ लिखेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। आगे देखिए, नेक्स्ट, अब देखिए इसमें आगे वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत। अभी बताया ना अनंत होती है। फोकस दूरी भी कितनी होती है? अनंत। वक्रता केंद्र कहाँ पर होता है? PAF बराबर अनंत। अब देखो एक चीज क्षमता का मान बता रहे हैं। एक सूत्र होता है दर्पण की क्षमता। कैमरा चल रहा है ना? दर्पण की क्षमता बराबर 1/F होता है सूत्र। यहाँ पे माइनस होता है दर्पण में। P बराबर -1/F। अब देखो समतल दर्पण की ये सूत्र होता है ना, P बराबर -1/F। तो सूत्र में अगर हम फोकस दूरी कितना है अनंत रख दोगे और 1/अनंत को हल करोगे क्या मिलेगा? तो दर्पण की क्षमता का मान कितना आता है? तो ये हो जाएगा दर्पण की क्षमता P बराबर 0। अब एक आती है आवर्धन क्षमता, एक और इसमें है, उसका क्या नाम है? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता कैसे मिलता है बच्चों? देखो एक सूत्र होता है M बराबर I/O। दर्पण की आवर्धन क्षमता M बराबर I/O। आगे लिखाएंगे, सिद्ध भी कराएंगे। ठीक, अभी जान लो, अभी काम में आ गया थोड़ा मेरे को। कनखा निकाल रहे हैं ना, देखो कनखा फोड़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुम कहीं भी देख लोगे मिलेगा नहीं कनखा, ऐसे ऐसे, समझे? ये कंपटीशन से लेके आपके बोर्ड एग्जाम बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछा जाएगा। हाँ, ऐसा बहुविकल्पी प्रश्न में बनेगा कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। 4 ऑप्शन में क्या होगा सही ऑप्शन? अनंत। अनंत पे मार दोगे ना। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी। समतल दर्पण में कौन सी घटना घटती है? पार्श्व परिवर्तन। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, समतल दर्पण की क्षमता। अब आवर्धन क्षमता एक होती है ना? क्या होती है? आवर्धन। देखो आवर्धन क्षमता, अभी मैंने क्या कहा कि जितनी ऊंचाई वस्तु की है उतनी ऊंचाई प्रतिबिंब की। अगर वस्तु 5 फीट का है तो प्रतिबिंब भी कितना है? 5। तो ये बताओ प्रतिबिंब भी 5 ही बनेगा, वस्तुओं 5, 5 से 5 कैंसिल, कितना आएगा? तो समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है बच्चों? 1। यानी देखो मेरे पास इसमें जगह अभाव है, यहाँ लिख दे रहे हैं M बराबर 1। यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, पहले इतना बनाओ फिर हम, ध्यान देना सभी लोग। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये प्रतिबिंब बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे। अभी 1-2 और बचे हैं तो इतना बना लो, फिर हम मीट के यहाँ पे बना देते हैं। ठीक, और ये न बनाना ना, ये जो चीजें हैं इसको नहीं लिखना। ठीक, अच्छा यही को मिटा दे रहे हैं, ध्यान देना। इसको आगे और बढ़ा देते हैं ना। देखो जरा ध्यान देना सभी लोग, आवर्धन क्षमता की बात कर रहे थे ना,
ये लाइन और बढ़ा दे रहे हैं ना, आप लोग आगे बढ़ा के उसी में एडजस्ट कर लीजिएगा, हम यहां बना दे रहे हैं। दर्पण की आवर्धन क्षमता, एक होता है क्षमता और एक होता है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता को यम से, अभी यम बराबर कितना निकाले हैं, और देखो अभी हम सूत्र बताए थे यम बराबर आई अपान ओ, होता है ना, यम बराबर आई बाई। यम का नाम क्या है, दर्पण की आवर्धन क्षमता। दर्पण कोई भी दर्पण हो सकता है, अवतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है, समतल भी हो सकता है। और क्या मैंने बताया, P बराबर -1 अपान F, ये क्या है, दर्पण की क्षमता का सूत्र है, ये दर्पण की आवर्धन क्षमता का सूत्र है। याद रहेगा बच्चों? अच्छा, वक्रता केंद्र का कितना होता है, वक्रता केंद्र कहाँ पर होता है, हाँ, अनंत पर स्थित होगा कि नहीं? तो देखो इतना पॉइंट आप लिख लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।